अगर आपका सब्जेक्ट लॉ है और आप यूजीसी ने जेआरएफ के लिए अपियर होने वाले हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि जिससे आप मेरी तरीके की गलती ना दोहराएं। क्योंकि मेरा पहली बार में जाके नेट हो गया, दूसरी बार में भी नेट हो गया और तीसरी बार में जाके जेआरएफ हुआ है। तो ये है पेपर 2, दैट इज सब्जेक्ट लॉ की स्ट्रैटेजी। जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में पेपर 1 की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, तो मैंने ये होप किया है कि आपने उसको देख लिया होगा ऑलरेडी। तो चलिए आप पेन पर उठाइए और बैठ जाइए पॉइंट्स को जॉट डाउन करने के लिए, क्योंकि ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूजीसी ने एग्जामिनेशन के लिए अपियर होने वाले उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न, सबसे बड़ा इशू है ओल्ड लॉ वर्सेज न्यू लॉ, वो भी किसमें, लॉ ऑफ क्राइम्स के पेपर में। तो उसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो 2024 दिसंबर वाला आर्टिकल मैंने दिया था जिसमें मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, तो उसमें देयर वाज वन क्वेश्चन जिसमें ये पूछा था आउट ऑफ गिवन प्रोविजंस व्हिच इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम। आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा। तो उसमें कुछ सेक्शन बीएनएस के भी थे और कुछ सेक्शन आईपीसी के भी थे, दैट इज इंडियन पीनल कोड। तो आई कैन से आपको दोनों लॉज पढ़ने हैं, वो भी कंपैरेटिवली, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट है कि एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर। देखो हमेशा मैं बताते चली आई हूँ कि आपको पास्ट ईयर पेपर की एनालिसिस तो करनी ही करनी है, दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल पॉइंट आई कैन से। तो उससे क्या पता चलेगा, आपको पैटर्न पता चलेगा, और पैटर्न पता चलेगा तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाओगे। और तीसरी चीज है कि सारी यूनिट की अगर मैं बात करूं, हर यूनिट की बात करूं, 10 यूनिट है, सारी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड जो चलता चला आ रहा है वो है क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस को पूछना। देखो कभी कभी क्वेश्चंस को ये प्रोविजंस को अरेंज करने के लिए दे देते हैं, ठीक है, और कभी कभी ये पनिशमेंट्स को लोअर टू हायर और हायर टू लोअर अरेंज करने के लिए दे देते हैं। कभी कभी केस लॉस को ये लोग केस लॉस को ईयर के बेसिस पे अरेंज करने के लिए दे देते हैं, और कभी कभी चैप्टर्स को भी कॉन्फ्रेंसेस जैसे हैं उनको भी अरेंज करने के लिए दे देते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंटल लॉ में ये हमेशा देखेंगे आप कि हमेशा दे देते हैं ये कॉन्फ्रेंसेस को अरेंज करना। तो डरने की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत है आपको रटने की, वो भी समझ समझ के आपको रटना पड़ेगा। देखो केस लॉस के ईयर, सब चीजों की आपको अगर ईयर याद करनी है तो भाई रटना मस्ट है यहाँ पे, समझ समझ के। आप ऐसे समझो ना कि कैसे केस आया, फिर ऐसे आया, ऐसे करके आप क्रोनोलॉजी ड्रॉ कर लो। 30 केसेस की लिस्ट बनाओ। अगर आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेट कि कैसे आपको क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फिर पॉइंट आता है कि जैसे मैंने इसके पहले वाले पेपर में भी बताया है, पेपर 1 में, कि जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन उन्हें तो पढ़ना ही है। तो यहाँ पे भी जैसे जो लॉज मेंशन उन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट जो लॉज मेंशन नहीं है लेकिन उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसको आपको पढ़ना है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का बहुत लोगों को पता होगा बट बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये आ चुका है, और इसके वर्च्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पुराना वाला है इज ऑफ 1986 वो रिपीट हो गया है। तो ये लोग 2019 वाले से भी पूछ लेते हैं। तो आपको अमेंडेड, जो भी अमेंडेड लॉ है उनको पढ़ के जाना है, या न्यू लॉ है उनको पढ़ के जाना है। और फिर जहां तक रही ह्यूमन राइट्स की बात, तो ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट हाँ आपको पढ़ना है। फिर आता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का, ये पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 ये पढ़ना है। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, आप कंपैरेटिव पब्लिक लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे इसको जरूर पढ़ना है। आईटी एक्ट 2000 एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। और इन सब लॉज के लिए मैं बोलूंगी आपको बेरैप एक बार पढ़नी ही पढ़नी है, जरूर से जरूर। उसमें आपको सेक्शंस देखने हैं, हायरार्की आपको देखनी है, सेक्शंस की क्रोनोलॉजी समझनी है, वहां से क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा लॉ एस्पायरेंट्स मोस्टली जूरिस्प्रूडेंस और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से बहुत डरते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो एस्पायरेंट्स हैं यूजीसी ने जेआरएफ के, वो जुडिशियरी वाले एस्पायरेंट्स हैं जो जुडिशियरी की तैयारी करते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के सिलेबस में ये जूरिस्प्रूडेंस और पब्लिक इंटरनेशनल का नहीं मेंशन होता है। यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश जुडिशियरी में, तो उसमें दिया जाता है, बट सब जगह नहीं होता है। तो इसके लिए आई वुड रिवील सम सोर्सेज इन माय अपकमिंग वीडियो, सो जहां से मैंने प्रिपरेशन करी थी। बाकी इट्स डूएबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल। और पीआईएल के पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के कुछ केसेस हैं, मैंने नोट डाउन करके रखे हैं, पूरे 25-30 केसेस हैं, लिस्ट है। मैं आपको उसमें अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लूंगी, अलग से क्रोनोलॉजी बता दूंगी, ईयर वाइज ये केसेस हैं जो पूछ लिए जाते हैं। फिर पॉइंट आता है फैमिली लॉ के बारे में। एज फार एज फैमिली लॉ इज कंसर्न, यू हैव टू स्टडी बोथ लॉज। हिंदू लॉ भी पढ़ना है आपको, मुस्लिम लॉ भी पढ़ना है, बट इसमें भी आपको केस लॉज की क्रोनोलॉजी पे फोकस करना है। रिसेंट डेवलपमेंट्स, जैसे 2019 में एक एक्ट आया था, उसमें से ट्रिपल तलाक वाली प्रोविजंस हैं,
पनिशेबल बनाई गई हैं। ये पूछ लिया जाता है जो है मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट, अगर मैं शायद रिकॉल कर पा रही हूँ तो वही है 2019 का, उसको पढ़ना है। और बाकी अभी वक्फ कोड वाला इशू चल रहा है, उसको जरूर पढ़ के जाना है। मे बी केस का नाम पूछ ले किसी तरीके से, नया केस है, नया इशू है तो पूछ सकते हैं। तो इसमें से एक ट्रेंड रहा है वो है डाइवोर्स के ग्राउंड्स, आपको वो पढ़ना है जरूर। डाइवोर्स के ग्राउंड को ये क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे देते हैं, चाहे वो हिंदू लॉ हो चाहे वो मुस्लिम लॉ हो, दोनों को आपको पढ़ के जाना है कि कौन से नंबर पे कौन सा डाइवोर्स का ग्राउंड आता है। फिर आता है मतलब जनरल चीज मैं बताने जा रही हूँ, छोटे छोटे लॉज को लोग स्किप कर देते हैं। कमर्शियल लॉ में बहुत सारे छोटे छोटे लॉज हैं जिनको लोग स्किप कर देते हैं, बट उनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जैसे कि ये है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, एनआई एक्ट है। ये एक्ट बिल्कुल छोड़ के मत जाना, आई एम सेइंग बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, अदरवाइज देख लेना पछताओगे। नाम याद करो लीगल बिल का, उस वक्त जरूर याद आएगा कि भाई मैंने पढ़ लिया होता तो मेरा हो गया होता। तो यही आपके मार्क्स को बूस्ट करने में, बढ़ाने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल इनके बेर तो भैया पढ़ ही लो। ठीक है, फिर आती है इन्वायरमेंटल लॉ की बात। इन्वायरमेंटल लॉ जहां तक बात आती है तो उसमें आपको पढ़ना है सेग्रीगेट कर, इंडियन इन्वायरमेंटल लॉ, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ, दोनों को सेग्रीगेट करके पढ़ना है। इंडियन इन्वायरमेंटल लॉ में आपको जैसे डॉक्ट्रिन्स हो गई, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन हो गया, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल हो गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल हो गया, और लैंडमार्क केसेस पढ़ने हैं आपको इससे रिलेटेड। ठीक है, और जहां तक रही इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ की बात, तो आपको सारी कॉन्फ्रेंसेस फ्रॉम स्टॉकहोम 1972 टू किगाली एग्रीमेंट जो 2016 का है, पूरी की पूरी आपको ऐसे कॉन्फ्रेंसेस ऐसे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ऐसे 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 करके ये पूरी याद करके जानी है आपको। ये आपसे हायरार्की पूछे, उसके अंदर से आपको सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में, सब कुछ। ये आपके मार्क्स बूस्ट करने में मदद करेगा। ये आईपीआर के लिए सबसे अच्छी चीज बताऊंगी कि जितने एक्ट हैं, सभी एक्ट, सारे एक्ट के पहले आप ये याद कर डालो, जितने भी एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, डिजाइन एक्ट, जो भी है सबके ईयर याद कर डालो। प्लस आप पास्ट ईयर देखोगे, पास्ट ईयर में मैं बार बार फोकस कर रही हूँ क्योंकि वो भैया इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो ये पाओगे कि इन्होंने हमेशा एक ही जगह से क्वेश्चन पूछ लिया है, एक ही जगह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको यहाँ इसके लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करो, मैं हमेशा हमेशा अवेलेबल, हमेशा बताऊंगी आपको। सो डोंट स्किप। फिर बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में, समअप करते हैं, और आप इन चीजों को फिर से रिवाइज करिए, जितने भी पॉइंटर्स मैंने बताए वो जॉट डाउन करिएगा। तो दीज आर सम टिप्स व्हिच आई थिंक आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन फॉर लॉ एस्पायरेंट्स स्पेशली। इसीलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल व्यू, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।